तो आई ट्राई कि इसका लास्ट पार्ट हो पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का। अब इसमें देखें हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब इसमें जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो एमसीक्यूज़ होने चाहिए टॉपिक के वो ये हैं, प्राइमरी ट्यूमर्स और बेनिंग और मैलिग्नेंट और मल्टीपल माइलोमा के 2 एमसीक्यूज़ आते हैं टोटली। यानी अगर आप टीओएस देखेंगे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में एग्ज़ाम्स में इन चारों टॉपिक्स में से सिर्फ और सिर्फ 2 एमसीक्यूज़ आने होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो मतलब 4 टॉपिक्स में से 8 नहीं, हर टॉपिक में से आधा आधा समझ लें, या जो भी कंसेप्चुअली हमारे पास सिर्फ 2 एमसीक्यूज़ आने होते हैं। तो मैंने क्या किया है कि पास्ट पेपर में जो मोस्ट कॉमन जितने भी आते हैं उनमें से 4-5 उठाए हैं ताकि हर टॉपिक में से 2-2 हो जाएं और हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे और सारा टॉपिक कवर हो। बात ज़्यादा आगे बढ़ाए बगैर मैं आपको बता दूं कि मैंने इन टॉपिक्स के अंदर हर टॉपिक की जो आंसर है वो सिर्फ आंसर छोड़ा है और उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन रखी है, ताकि जिन लोगों ने अभी तक स्लाइड्स नहीं देखी या जिन लोगों को अभी तक नेट से इसका कोई भी मवाद नहीं मिला, कोई भी एमसीक्यूज़ या पास पेपर्स नहीं मिले, वो परेशान ना हो। दूसरा ये कि आप कहीं से भी हैं दुनिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, कहीं से भी हैं आप, और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके काम ज़रूर आएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में मेडिकल का जो सिलेबस है वो सेम ही चलता है। आगे चलते हैं, बस प्रोनाउंसिएशन का जो डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेनिन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका बेनिन ट्यूमर है ना, वो क्या करता है, जहाँ पर होगा वो वहीं पर रहेगा ट्यूमर, वो फैलेगा नहीं। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडीज़ में फैल जाता है। अब यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है, अ बेनिन ट्यूमर डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल अ मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बेनाइन ट्यूमर आर यूजुअली स्लो ग्रोइंग एंड डू नॉट कॉज एनी सीरियस प्रॉब्लम। ये जो बेनिन ट्यूमर होते हैं ये दूसरे बॉडी पार्ट्स में फैलते भी नहीं हैं और ये बहुत स्लो ग्रो करते हैं, तो ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं करते। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो फास्ट ग्रोइंग होते हैं और वो सीरियस प्रॉब्लम जैसे कि डेथ जो है वो कॉज कर सकते हैं। तो ट्यूमर्स कैसे होते हैं, व्हाट आर द सम सिम्टम्स ऑफ अ ट्यूमर के सिम्टम्स पूछे इन्होंने। तो एक लंप की तरह होता है और पेन रहती है, स्वेलिंग हो जाती है, समटाइम्स ब्लीडिंग भी होती है, और चेंज इन द शेप और द साइज़ ऑफ द बॉडी। अब ट्यूमर होगा, गुठली जैसी कुछ बनेगी, तो जाहिर सी बात है जिस ऑर्गन पे जिस भी एरिया में भी ट्यूमर बनेगा उसका शेप और साइज़ तो लाजमी चेंज होगा ना। तो ये जो सारे ऑप्शन हैं ये सही हैं, और आंसर में एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह लिखी है, सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ अ ट्यूमर इंक्लूड अ लंप, पेन, स्वेलिंग, ब्लीडिंग एंड चेंज इन शेप ऑफ और साइज ऑफ द बॉडी पार्ट हैपेंस। इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज सिम्टम्स इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी अ डॉक्टर राइट अवे। ठीक है, ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। एक्सप्लेनेशन इज़ फॉर दोज जिन्होंने स्लाइड्स या बुक नहीं देखी हैं या वाइवा की कोई तैयारी नहीं की है, उनका यहीं से कवर हो जाएगा। मल्टीपल माइलोमा, व्हाट इज़ मल्टीपल माइलोमा? अ कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स के कैंसर को हम जो है वो मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। मल्टीपल माइलोमा इज अ कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स आर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट हेल्प टू फाइट बॉडी इन्फेक्शन। बॉडी इन्फेक्शन लड़ने के लिए जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, अगर उनमें ही कैंसर हो जाएगा तो बॉडी की जो कैपेबिलिटी है इन्फेक्शन से लड़ने की वो कम हो जाएगी और फिर उस ही एरिया पर मजीद इन्फेक्शन भी बढ़ता जाएगा। मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है कि जो प्लाज्मा सेल्स हो जाते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं और वो उनकी जो मल्टीप्लाई करने की जो पावर है एक लिमिटेड, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है और वो अनकंट्रोलेबली जो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, उनकी तादाद जो है बढ़ती जाती है। दीज एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस टू मच प्रोटीन कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन, IgM, जिसको हम कहते हैं कि ये एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो मतलब कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा हो तो वो बुरी होती है। तो ये अनलिमिटेड जो है प्रोटीन सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं, प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन M। ये एक्सेस IgM इम्यूनोग्लोबुलिन M जो है वो हज़ारों तरीके की प्रॉब्लम्स हमें कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारा बोन डैमेज कर देता है, किडनी डैमेज कर सकता है और हमें एनीमिया भी कॉज कर सकता है। तो आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया कि मायोलीमा क्या होता है। ये 8-10 स्लाइड्स और 2-3 पेपर्स का जो पेजेस का जो सिस्टम था वो हमने सारा एक डेफिनेशन में किया है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। व्हाट आर द सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल माइलोमा? मल्टीपल माइलोमा के सिम्टम्स क्या होते हैं? किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फैटिक रहता है, वेट लॉस हो जाता है, एनीमिया होता है, बोन पेन इन्फेक्शन, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं मल्टीपल माइलोमा के। अब आंसर में भी मैंने सब लिखा हुआ है, सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल माइलोमा इंक्लूड बोन पेन, फैटिक, वेट लॉस, एनीमिया, किडनी प्रॉब्लम, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन। इफ़ यू हैव एनी ऑफ दिस सिम्टम इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी अ डॉक्टर राइट अवे। ओके, अब बस टॉपिक है, तो हमारे पास ये जो टॉपिक हैं सॉफ्ट टिश्यू जॉइंट और बोन डिसऑर्डर्स, इसमें से सिर्फ 5 MCQ आते हैं।
हमारे यहाँ का सिस्टम है कि थ्योरी वगैरह जो है वो सारी की सारी मतलब पूरी वो है वाईवास्पी में ले ली जाती है, और जो बेसिक हैं जो जिसमें हमारा कॉन्सेप्चुअल होता है सारा वो होता है MCQs में। तो 60 MCQs होते हैं और एक MCQ के लिए 2 मिनट मिलते हैं हमें। तो अराउंड 60 मिनट, बल्कि 1 मिनट ही मिलता है। एक MCQ के लिए 1 मिनट मिलता है। 60 MCQs होते हैं और उसके लिए हमें 60 मिनट्स मिलते हैं। तो उसके हिसाब से हमारे पास एक कॉम्पोजिशन आती है जिसको हम कहते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, जिसमें हमें पता होता है कि इस टॉपिक में से इतने MCQs आएंगे। अगर किसी बंदे के पास इतनी अकल है कि वो उस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को उस टेबल को देख ले, तो फिर उनको क्या करना होता है कि वो सारा टॉपिक पूरा पूरा नहीं पढ़ते, फिर वो वही टॉपिक जिसमें से ज़्यादा MCQ आने वाले होते हैं उनको ज़्यादा पढ़ते हैं और बाकी को सिर्फ देख लेते हैं। तो उसके हिसाब से जो पेपर है इसमें टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फिजियोथेरेपी, सॉफ्ट टिश्यू जॉइंट एंड बोन डिसऑर्डर्स। इसको थरली हम एग्ज़ाम्स के लिए इतना नहीं पढ़ते, लेकिन फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस हम इसको अच्छी तरह पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम पर्पज़ जो इसकी 4 इसमें से 5 MCQs आएंगे वो आप सोच सकते हैं कि कितने आ जाएंगे। सिर्फ डेफिनेशंस होंगी और बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा कि आया हमने ये टॉपिक देखा था या नहीं देखा था। इतनी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि कहीं आप ये समझें कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक में से मैंने सिर्फ 5 MCQ लिखे हैं। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इंटरनेशनली हमें जो कोर्स मिलता है उसमें एग्ज़ाम के टाइम पे हमारे पास कौन से टॉपिक में से कितने सवाल आएंगे ये पहले से डिसाइडेड होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये वाला पेपर रेडी किया है। जो मेरे पास बाकी MCQ का जो क्यू बैंक है वो मैं अभी अपलोड करूँगी थोड़ी देर में, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसमें सब कुछ जो है वो कॉमन है और अराउंड 172 से ज़्यादा MCQs हैं, तो उसमें सारे टॉपिक से डबल दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी? सबसे मोस्ट कॉमन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कौन सी है? स्ट्रेन है। ठीक है, हम स्ट्रेस पर टिक करके आते हैं हर दफ़ा। असली जो सही आंसर है वो स्ट्रेन है। स्ट्रेन इज़ द मोस्ट कॉमन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। या स्ट्रेन इज़ एन इंजरी टू अ मसल और टेंडन। टेंडन आर द टिश्यूज दैट कनेक्ट मसल टू द बोन्स। अच्छा, स्ट्रेन जो है वो मसल में भी हो सकता है या टेंडन में भी हो सकता है। टेंडन्स वो टिश्यू होते हैं जो मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। व्हाट आर द सम ऑफ द सिम्टम ऑफ स्ट्रेन? स्ट्रेन के सिम्टम्स में स्वेलिंग, ब्रूजिंग, लॉस ऑफ फंक्शन और पेन आता है। तो ये सारे के सारे पेन, स्वेलिंग, ब्रूजिंग और लॉस ऑफ फंक्शन जो है इज द राइट आंसर। व्हाट आर द सम ऑफ द ट्रीटमेंट्स ऑफ स्ट्रेन? स्ट्रेन का ट्रीटमेंट क्या है? एलिवेशन, फिजिकल थेरेपी, कंप्रेशन, आइस एंड रेस्ट। ये सारे के सारे जो है स्ट्रेन के ट्रीटमेंट है। आप आइस वाला जो है वो बेस्ट है कि अगर आप ऑन द स्पॉट आइसिंग कर दें और आपको पता हो कि जो स्ट्रेन है वो किस एरिया पे एग्जैक्टली हुआ है, वहाँ पर कलर चेंज हो जाता है, स्वेलिंग, और फ़ौरन से आप आइसिंग कर दें तो ये जल्दी से रिकवर हो जाता है। ओके, जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें से भी जो है वो आने थे सवाल। मैक्सिमम कितने आने थे? एक आना था इसमें से, इस टॉपिक में से, तो मैंने फिर भी 2-3 ले लिए हैं, अदरवाइज एक ही आना था। व्हाट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस? ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियोप्रोसेस में तो हमने पढ़ा था ब्रिटल बोन होती है, इजीली ब्रेकेबल होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ कार्टिलेज इन द जॉइंट। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो यहाँ पे कार्टिलेज की बात होती है कि एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो जॉइंट्स के दरमियान जो कार्टिलेज होता है ना उसको तोड़ देती है, उसका ब्रेकडाउन कर देती है। कार्टिलेज इज अ स्मूथ स्लिपरी टिश्यू दैट कवर्स द एंड ऑफ द बोन्स। बोन्स के एंड में जो चिकना चिकना सा मवाद लगा हुआ होता है, जिसको हम चबनी हड्डी भी बोलते हैं, तो उसको वो जो है वो टूट जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। व्हाट आर द सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस? ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स में पेन, स्टिफनेस, जॉइंट स्वेलिंग, लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन, ये सारा कुछ ही होता है। तो ये सारे जो है राइट सिम्टम्स हैं। व्हाट आर द सम ऑफ द ट्रीटमेंट्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस? इसमें हम मेडिकेशन भी देते हैं, फिजिकल थेरेपी भी करते हैं, और अगर कोई सिवियरिटी आ जाए तो फिर हम सर्जरी भी रिकमेंड करते हैं। व्हाट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस? ये मैंने लास्ट में भी किया था, पर ये क्योंकि टॉपिक रिपीट हुआ है तो दोबारा से आ गया। अ कंडीशन इन विच द बोन बिकम वीक एंड ब्रिटल। Answer: osteoporosis is a condition in which the bone become weak and brittle. Osteoporosis is a major cause of bone fracture, especially in hip, spine and wrist. Hip, spine and wrist याद कर लीजिएगा, वाइवा में लाजमन पूछेंगे। What are the some of the risk factors of osteoporosis? ये सारे के सारे हैं: एज, जेंडर, फैमिली, certain medication, certain medical conditions. What are some of the symptoms of osteoporosis? ये भी दोबारा से रिपीटेड है: बैक पेन, बोन पेन और फ्रैक्चर। Okay, what are some of the treatments of osteoporosis? Medication, exercise, calcium and vitamin D, supplements. Okay, 5 most repeated MCQs आपके infectious disorder of central nervous system। आप सोचें कितना बड़ा टॉपिक है infectious disorder of central nervous system, और इसमें सिर्फ 5 MCQ देती हैं यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि हम बस क्या करें, हम बस यही पॉलिसी है, उसमें से हमने काम करना होता है। मेनिंजाइटिस, जब भी इन्फ्लेमेशन की बात होगी तो आपके पास आइटिस लगा हुआ होगा, ठीक है। तो एन इन्फ्लेमेशन ऑफ
मेनिंजेस द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। कि जब भी वो मेम्ब्रेन जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती है उसको मेनिंजेस कहते हैं, और जब उन मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो हम उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। ओके, meningitis can be caused by bacteria, virus or fungi. What are the some of the symptoms of meningitis? Headache, fever, stiff neck, nausea, vomiting, sensitivity to light, rash, confusion and seizures. तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं आपके पास मेनिंजाइटिस के, और ये सारे सही आंसर्स हैं। इनके अलावा कोई ऑप्शन आपको मिले तो वो रॉन्ग होगा और वही आपको टिक करना होगा। रॉन्ग इन द सेंस कि कभी कभी वो सारे सही आंसर्स दे रहे होते हैं और एक रॉन्ग दे रहे होते हैं, और सवाल सेम ही होगा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस। तो आपने एक्सेप्शन लगानी होती है क्वेश्चन को समझ के, और एक्सेप्शन पे ही क्लिक करना होता है। व्हाट आर सम ऑफ द ट्रीटमेंट्स ऑफ मेनिंजाइटिस, तो सारे ही हैं, सपोर्टिव केयर, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स, जिससे भी हो रहा होगा उसको हमने उसका अपोज जो वो देना है। अगला सवाल है व्हाट इज इसेंफेलाइटिस, व्हाट इज एंसेफेलाइटिस, वेरी सॉरी, एन इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, ब्रेन की इन्फ्लामेशन को हम एंसेफेलाइटिस बोलते हैं। ओके Encephalitis is an inflammation of brain that can caused by bacteria, virus and fungi. अब एंसेफेलाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके भी सिम्टम फीवर, हेडेक, सीजर, कन्फ्यूजन और कोमा, ये सारे होते हैं। अगर सीवियरिटी पे आ जाए, अगर नॉर्मल चैनल सा है अभी माइल्ड, तो फीवर और हेडेक होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो उसके साथ कन्फ्यूजन भी होगी, और उससे ज़्यादा होगा तो फिर ये सारे सिम्टम्स छोड़ के एंड में आपको कोमा हो जाता है सीवियरिटी पर आकर। व्हाट आर द सम ऑफ द ट्रीटमेंट्स ऑफ एंसेफेलाइटिस? सपोर्टिव केयर, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरस, एंटीफंगल्स, ये सारे इसके केयर है। डिफरेंट ब्रेन एबेस्कस, व्हाट इज ब्रेन एबेस्कस? अ कलेक्शन ऑफ पस इन द ब्रेन, जब ब्रेन में पस आ जाती है तो उसको हम कहते हैं कि ये ब्रेन एबेस्कस हुआ है, और ये भी बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की वजह से होता है, और इसके सिम्टम्स जो है वो वीकनेस और पैरालिसिस हो जाती है वन साइड ऑफ द बॉडी की, ठीक है, और पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया, इस तरीके से जितना भी एरिया पस से कवर्ड होगा उस एरिया में जो है वो हो जाएगी। स्वेलिंग हो जाती है फेस, आइज और नेक की, कन्फ्यूजन, सेंसिटिविटी टू लाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, सीजर, हेडेक, फीवर, ये सारे सिम्टम्स जो है वो इसके हैं। व्हाट आर सम ऑफ द ट्रीटमेंट्स ऑफ ब्रेन एबेस्कस? एंटीबायोटिक, सर्जरी, सपोर्टिव केयर, ये सारे के सारे ट्रीटमेंट जो है वो होते हैं। व्हाट इज प्रायन डिजीज? प्रायन डिजीज इज अ रेयर fetal brain disorder caused by prions. A prion disease is a rare brain fetal disorder caused by prion. Prion is a misfolded protein दैट कैन कॉज अदर प्रोटीन टू मिसफोल्ड। एक प्रोटीन अगर मिसफोल्ड हो जाएगा तो उसके बराबर वाले जितने प्रोटीन हैं वो भी साथ में मिसफोल्ड होते जाएंगे, जिसकी वजह से डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम भी जो है डैमेज हो सकता है। और क्योंकि ये फेटल डिजीज़ है तो ये जल्दी से रिकवर भी नहीं होती। ओके, व्हाट आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ प्रायन डिजीज? डिमेंशिया, memory loss, personality changes, difficulty in walking, tremors, seizures and coma. Okay, there is no cure for prion disease. Treatment is supportive and focuses on relieving the symptoms. तो प्रायन क्या कहना चाहिए कि प्रायन जो डिजीज़ है इसके ऐसा कोई क्योर नहीं है। मतलब मैंने आपको कहा ना कि फेटल डिजीज़ है तो इसके कोई क्योर नहीं है, और क्योंकि ये पैदाइशी एक मसला है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि बेहतरी ला सकते हैं पेशेंट के अंदर, लेकिन उसको हम परमानेंटली या मुकम्मल ठीक नहीं कर सकते। ओके, 5 MCQs आपके आने थे। एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से, अल्जाइमर्स से, अल्जाइमर्स डिमेंशिया से, और डिस्टोनिया, हंटिंगटन डिजीज़ और पार्किंसंस और पार्किंसोनिज्म डिजीज़, इन सब में से कितने आने थे? 5 MCQs, आप अंदाज़ा करें। ओके, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पीपल इन एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस? ALS में सबसे कॉमन ऑफ कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? रेस्पिरेटरी फेलियर। ओके, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि हम लाजमन ALS और MS में कंफ्यूज होंगे। मोस्ट कॉमन कॉज और सिम्टम ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में फैटिग होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अल्जाइमर डिजीज़ होती है अर्ली ऑनसेट। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्टोनिया होता है फोकल डिस्टोनिया। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हंटिंगटन डिजीज़ होती है जुवेनाइल हंटिंगटन डिजीज़। ओके, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है और लिखने वाली मैं खुद ही हूँ, बट चलो पढ़ लेते हैं इसको। अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस जो है वो प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ है।
इसमें क्या होता है कि ये आपके नर्व सेल्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो असर करती है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस और मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और वो डेथ तक चलती रहती है। यानी जब तक आप मर नहीं जाते तब तक मसल वीकनेस और मसल डेथ होती ही रहती है और उसका कोई इलाज नहीं है। दूसरा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये क्रॉनिक डिजीज़ है, वो है प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़, और ये है एक क्रॉनिक डिजीज़ जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है। वो कहाँ पर होती है? नर्व सेल ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, अगर उस पर उसके जो उसमें जो माइलिन शीट है, अगर उस पर अटैक करना शुरू कर दे बॉडी का इम्यून सिस्टम माइलिन शीट पर, तो आपकी नर्व फाइबर्स जो है वो डैमेज हो जाएंगी, वो प्रोटेक्ट नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से आपको जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है, जिसके बहुत सारे सिम्टम्स है। फैटिग है, वीकनेस है, नमनेस है, टिंगलिंग है, विजन प्रॉब्लम्स है, और चलने में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो इसकी भी कोई क्योर नहीं है, लेकिन बस हम डिज़ीज़ को मज़ीद बढ़ने से थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं उसकी जो रफ्तार है, और ये है कि पेशेंट में थोड़ी सी बेहतरी ला सकते हैं। अल्जाइमर्स भी एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होती है कि मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, और वो होती ही रहती है, और कॉग्निटिव डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। यानी अलर्टनेस अपने अपने आसपास की चारों तरफ की चीज़ों के बारे में वो अलर्टनेस ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन ओल्डर पीपल। ज़्यादा उम्र के लोगों में डिमेंशिया या कम नज़र आना या भूलना, इन सब चीज़ों की वजह जो है ज़्यादा अल्जाइमर्स ही होता है, और इसकी भी कोई क्योर नहीं है, पर जो है वो ट्रीटमेंट है ताकि इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सके। डिस्टोनिया क्या होता है? इट इज़ अ मूवमेंट डिसऑर्डर, ठीक है। जो आपके पास अल्जाइमर्स है और अमायोट्रोफिक है, ALS है, वो है प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। और ये जो आपके पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस और डिस्टोनिया है, ये आपके पास क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। डिस्टोनिया में आपके पास जो है वो इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन में डिसऑर्डर आ जाता है। यानी आप जो है वो क्या कहना चाहिए कि मसल्स की मूवमेंट, एक तो पहले ही कुछ मसल्स ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलंटरी खुद मूव करते हैं। अब उनकी मूवमेंट में भी अगर चेंजेस आ जाएं, या ये कह लें, तो फिर आप क्या करेंगे? या फिर वो मसल्स जो आपके कंट्रोल में है, वॉलंटरी आप कंट्रोल करते हैं, और फिर वो भी आपके कंट्रोल में ना रहे, तो फिर आपकी बॉडी क्या करेगी? तो इसमें क्या होता है डिस्टोनिया में कि आपके मसल्स हैं, बॉडी मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं रहते, और वो इनवॉलंटरीली मसल कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी आपको पता नहीं है, और ख़ुद ही जो है वो बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो किसी बॉडी पार्ट के, यानी कुछ ऐसी मूवमेंट्स हो रही हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अचानक से आपका हाथ हिलना शुरू हो गया, लेग शिवर करना शुरू कर गया, और आप कंट्रोल कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा। इट कैन इफेक्ट एनी मसल ग्रुप इन द बॉडी। ये बॉडी के किसी भी मसल ग्रुप में जो है वो इस तरीके से हो सकता है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी बैठे बैठे टांग मुड़ जाती है, हाथ मुड़ जाता है, हम कहते हैं ये क्या हो गया, हमारा पाँव अकड़ गया, मुड़ गया, हम थप्पड़ मारे होते हैं पाँव को, पर महसूस कुछ नहीं होता और मुड़ जाते हैं सारे मसल्स, उस तरीके की बात है। इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ट्विस्टिंग एंड रिपीटेटिव मूवमेंट्स, मसल स्पैज़म एंड पेन, और इसकी भी कोई केयर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट करके इनको मैनेज जो है वो किया जा सकता है। अब हंटिंगटन डिजीज़ जो है वो इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज प्रोग्रेसिव ब्रेन डैमेज, और ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका तो बिल्कुल भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम सिम्टम्स को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं कुछ अच्छी आदतें पेशेंट को सिखाकर। और इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय अनकंट्रोल मूवमेंट, कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। इससे भी मूवमेंट अनकंट्रोल होती हैं हम, और कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, चारों तरफ क्या हो रहा है पेशेंट को कुछ पता नहीं होता, और साइकेट्रिक प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा होती है। ओके, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है? मसल वीकनेस। ओके, ALS के पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब तक होती है? 3 से 5 साल जिंदा रह सकता है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ALS? अननोन। इज देयर अ क्योर ऑफ ALS? नो। व्हाट आर सम ट्रीटमेंट्स ऑफ ALS? रिलोजोल, स्टेरॉइड्स, फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो राइलोजोल, स्टेरॉइड्स और फिजिकल थेरेपी। राइलोजोल और स्टेरॉइड्स याद रखिएगा इन फार्मा। What is MS? MS is multiple sclerosis, a chronic disease that affects the central nervous system. What are the symptoms of MS? Fatigue, vision problem, numbness, tingling, weakness, spasticity, balance problem, bladder problem, bowel problem, cognitive problem. What is the cause of MS? Unknown. Is there any cure of MS? No. What are some treatments of MS? Disease modifying therapies, symptomatic treatments and rehabilitation. तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम क्या कर सकते हैं कि डिजीज़ को मॉडिफाई करने वाली थेरेपीज़ करा सकते हैं, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, या रिहैब करने की कोशिश कर सकते हैं। व्हाट इज़ AD? अल्जाइमर डिजीज़।
ये प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है। मेमोरी लॉस, डिफिकल्टी विद थिंकिंग, प्लानिंग एंड जजमेंट, पर्सनैलिटी चेंजेस, डिफिकल्टी विद लैंग्वेज, चेंजेस इन मूड, बिहेवियर एंड स्लीप। ओके, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इट? द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। अल्जाइमर्स होता है आपके जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, और इसकी भी कोई क्योर नहीं है। और इसकी जो ट्रीटमेंट्स है उसमें हम मेडिकेशन देते हैं ताकि मेमोरी लॉस से जो है बचाया जा सके और कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर हो जाए, और सपोर्टिव केयर या लाइफस्टाइल चेंजेस दे सकते हैं हम। डिस्टोनिया क्या होता है? इट इज़ अ मूवमेंट डिसऑर्डर जिसमें कॉजेज इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिस्टोनिया? डिस्टोनिया के सिम्टम्स में इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसके वजह से ट्विस्टिव, रिपीटेटिव एंड सस्टेन मसल मूवमेंट्स होती हैं। डिस्टोनिया का कॉज अभी तक हमें नहीं पता, ना इसकी कोई क्योर है, लेकिन जो ट्रीटमेंट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो मेडिकेशन, इंजेक्शन, सर्जरीज, फिजिकल थेरेपी, स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। ओके, हंटिंग डिजीज़ में यानी HD में क्या होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव ब्रेन डैमेज होता है, और ये जो सिम्टम्स हैं अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होती हैं, मतलब इसके जो सिम्टम्स हैं अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होती हैं, मूड स्विंग, पर्सनैलिटी चेंजेस, कॉग्निटिव डिक्लाइन, बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है इन शॉर्ट। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ HD? म्यूटेशन इन हंटिंगटन जीन। अगर हंटिंगटन जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो आपको ये डिजीज़ हो जाती है। इसका कोई क्योर है जी? इसका भी कोई क्योर नहीं है। व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ HD? इसके जो ट्रीटमेंट्स हैं वही सपोर्टिव लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकेशन हैं कुछ। व्हाट इज़ पार्किंसोनिज्म एंड पार्किंसन? Okay, a group of movement disorder that is characterized by tremor, muscle rigidity, slowness and movement and impaired balance is called Parkinsonism. Parkinsonism में क्या बता रहा है? ट्रेमर्स भी हो, मसल रिजिडिटी भी हो, और स्लोनेस ऑफ मूवमेंट भी हो, और इम्पेयर्ड बैलेंस भी हो। अच्छा, पार्किंसन में क्या होता है? व्हाट इज़ पार्किंसंस डिजीज़? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म की सबसे कॉमन टाइप है पार्किंसंस डिजीज़। व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ PD? वो ऊपर बता दिए हैं, ट्रेमर्स, मसल रिजिडिटी, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, इम्पेयर्ड बैलेंस, कॉग्निटिव डिक्लाइन, स्लीप प्रॉब्लम, etc. और कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ PD? ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कोई क्योर है? जिसका कोई क्योर नहीं है। मेडिकेशन कौन से देते हैं? सर्जरी, फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और इन द लास्ट हमारे पास जो टॉपिक था, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? तो आर्थरोस्क्लेरोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन वेस्कुलर डिसऑर्डर है स्पाइनल कॉर्ड का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ वेस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? यानी सिम्टम ऊपर पूछा है कॉज स्पाइनल वेस्कुलर डिसऑर्डर का, और यहाँ पूछा है सिम्टम। तो सिम्टम है हमारे पास पेन। Which of the following is the most common imaging study used to diagnose vascular disorder of spinal cord? तो हमें पास है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें हम वेस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं या स्पाइनल कॉर्ड के, उनको जो है वो स्टडी करते हैं, देखते हैं भाई कहाँ कहाँ पर इंजरी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? सर्जरी जो है वो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेस्कुलर डिसऑर्डर्स? अच्छा देखो, सबसे पहले उन्होंने कॉज पूछा, कॉज हमने बताया आर्थरोस्क्लेरोसिस, फिर उन्होंने पूछा कि सिम्टम्स क्या है, सिम्टम हमने बताया पेन, फिर उन्होंने पूछा कि केस स्टडी के लिए हम कौन सी इमेजिंग स्टडी यूज़ करते हैं, तो हमने बताया MRI। फिर वो पूछते हैं, मतलब किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है वेस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की। फिर उन्होंने पूछा कि इसके सबसे ज़्यादा जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी ही है। ओके, अब ये पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इसकी, तो इसमें ये होता है कि अगर यहाँ पर डैमेज हो जाए तो पैरालिसिस हो जाता है। अब हम आ गए हैं
जो आपके पास वायरस बैक्टीरिया वगैरह थे, इनके भी कुछ MCQs आए थे, 2 या 3 ही आए थे मेरे ख्याल से, पर वो मैंने थोड़े से ज़्यादा निकाल कर लिख लिए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा आएंगे, क्योंकि बाकी पास पेपर में वो ज़्यादा थे और TOS में वो कम थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस? तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ स्प्रेड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस? तो अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये आपको लग जाएगा, तो यही राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस? इसका एंटीबायोटिक्स जो है वो हम मोस्टली देते हैं। तो ओके, Bacillus and Clostridia. Which of the following is the most common type of bacillus? Clostridium is the most common type of bacillus. Okay. Which of the following is the most common way of spread? इसका भी वही है कि contact with contaminated surface is the most common way to spread Clostridia. Bacteria can be found in soil dust and water. ओके, मतलब अगर आपने ग्लास धुला हुआ यूज़ नहीं किया, कहीं पे झाड़ू धुल रही है बाहर के इलाके में और आपने ऐसे ही चलेगा बगैर मास्क के, तो ये आपको हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ क्लॉस्ट्रीडिया? इनका सबसे कॉमन ट्रीटमेंट भी एंटीबायोटिक्स है। अब डिपेंड करता है कि कौन से तरीके का जो है वो इन्फेक्शन है, तो फिर उस हिसाब से एंटीबायोटिक जो वो दी जाती है। ग्राम नेगेटिव रॉड्स, जी नेगेटिव रॉड्स। ओके, अभी पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन टाइप ऑफ जी नेगेटिव रॉड? तो इस्चेरिशिया कोलाई इज द, आई थिंक सेमोलिना लग रहा है मुझे, सैल्मोनेला। ओके, मैंने लिखा है तो इस्चेरिशिया कोलाई इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जी नेगेटिव रॉड। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, हाँ सही है, वाला सही है। इट इज़ द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज अ वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूडिंग फूड पॉइजनिंग, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड निमोनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन वे ऑफ स्प्रेड ऑफ इकोलाई? इकोलाई को सबसे कॉमनली जो है वो ये भी कॉन्टामिनेटेड सरफेसेस में अगर आप बगैर धुला ग्लास ले लिया, बाहर का खुला हुआ खाना खा लिया, तो ये आपको हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ इकोलाई? सबसे कॉमन, इसको भी एंटीबायोटिक्स में हम देते हैं, फिर वही डिपेंड करता है कि कौन सा स्पेसिफिक टाइप है इकोलाई इन्फेक्शन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसिड फास्ट बेसिलस? एसिड फास्ट बेसिलस में आपका माइबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? इसमें एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है, यानी एक बंदा जब वो खांस रहा है बगैर मास्क वगैरह लगाए और आप भी उसी हवा में सांस ले रहे हैं, तो ये बहुत कॉमन है कि आपको हो जाए। वायरोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस? तो ऑप्शन सी, क्योंकि ये दे कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली ऑफ अ होस्ट सेल, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट वन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नोन वायरस? स्मॉलेस्ट नोन वायरस है पाइकोर्ना विरिडाई। ये स्मॉलेस्ट वायरस है, इसका डायमीटर है 20 से 30 नैनोमीटर्स का। व्हाट इज द लार्जेस्ट एमएमए वायरस? ओके, हाउ डू वायरस एंटर अ होस्ट सेल? दे फ्यूज द सेल मेम्ब्रेन एंड इंजेक्ट देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द सेल, और ये हमने 6th क्लास में पढ़ा था। How do viruses replicate? Answer is A. They use the host cell's machinery to transcribe and translate their genetic material and then assemble new virus particles. Class 8 में पढ़ा था। Which of the following is not a type of fungus? Mold, yeast, lichens and bacteria. Bacteria is not a fungi. Okay. What is the function of mycelium in a fungus? Mycelium का function क्या है? It produces spores, ये भी सही है। It absorbs nutrients from the environment, ये भी सही है। It anchors the fungus to the substrate, all of the above is the right answer, क्योंकि सारे काम ही करता है। What is the role of fungi in the environment? They break down organic matter, they produce antibiotics, they are source of food for animals, all of above, और ये सारे के सारे आंसर्स सही हैं। ये एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ये ब्रेक डाउन भी करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को, और ये सोर्स भी हैं फूड फॉर एनिमल्स। Which of the following is a fungal infection? Athlete's foot, ringworm, candidiasis,
ऑल ऑफ अबव। एथलीट फुट रिंगवॉर्म एंड कैंडिडाइटिस, ये सारे फंगल इन्फेक्शन हैं और इनके लिए हम एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं। हाउ कैन फंगल इन्फेक्शन कैन बी ट्रीटेड विद एंटी फंगल मेडिसिन्स। ओके, सो दिस इज़ द राइट आंसर एंड दैट्स इट। और ये जो आपकी जितना भी TOS के हिसाब से जितना पेपर था वो कवर हो गया, और ये कहीं पर भी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने स्लाइड्स नहीं देखी हैं अभी तक तो वीडियोस देख लीजिए, इंशाल्लाह मदद जो है वो ज़रूर होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपका वाइवा उस पर भी क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड FB फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर PDF ऑफ दीज ऑल कंटेंट। थैंक यू।